हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में जे एडवांस 2025 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे, वो तो करना ही है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताने आया हूं कि जो 2026 में जो पेपर देने वाले बच्चों उनको रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, हर एस्पिरेंट को ये रियलिटी पता होनी चाहिए। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं टीचर हूँ, ठीक है भाई, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रस्ट में गाइज, मैंने जब से पेपर डाउनलोड किया था आज सुबह से, मैंने इसको देखा भी नहीं था। पेपर 2 मैंने पहले सॉल्व करा था, पेपर 1 को आज मैंने ऑफिस में बैठ के सॉल्व किया। और मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि केवल 1 घंटा यानी 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में मैंने अटेम्प्ट किया। कैसे किया वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली यार पेपर सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है ना, लेकिन हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं उस टाइम में जब बच्चे लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ के, वो फील, वो एहसास तो मेरे को भी होना चाहिए ना एज ए टीचर की। मैं अगर किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूं विद इन 1 आवर, ठीक है, और कितनी बार में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने से पहले अटेम्प्ट में आंसर नहीं आ रहा है, दूसरे अटेम्प्ट में करने से आ रहा है। ये सारी चीज बहुत जरूरी है यार। सॉल्यूशन तो सबने करा ही दिए, सॉल्यूशन तो हमने कर ही लिए हैं, लेकिन इन रियलिटी बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है? सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे, सीख ही लेंगे, बट उनको पेपर अटेम्प्ट में वो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे करने, कैसे अटेम्प्ट करने, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा सबको। नीट के बच्चे हैं वो भी देख ले भाई, किस किस लेवल के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। मतलब 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे, एक नंबर थे, है ना, जिस एक का हल्ला मचा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन थे। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। तो देखो, पेपर जैसे मैंने सबसे पहले देखा ना, ये क्वेश्चन देखा ना भाई, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखा, और ये मेरे को फील आ रहा था कि भाई कोलिजन का क्वेश्चन कर लूंगा, लेकिन भाई बहुत लेंथी कैलकुलेशन है लिटरली। तो जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा मैंने ट्राई किया, देखो कैलकुलेशन मैंने करी थी यहाँ पे, लेकिन मेरे को लग गया था भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, मैंने तुरंत छोड़ दिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। मैं बस ये देखना चाहता हूँ 1 घंटा अगर बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में है और मैं एज ए टीचर भी इसको सॉल्व करूँ, बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो क्या हम इस पेपर को विद इन आवर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर में कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी कुछ आ जाए कि किसी न किसी आईआईटी में हमारी एंट्री हो जाए। मतलब मेरा मेन मकसद यही रहता है कि बच्चा आईआईटी में एंट्री कर जाए। क्या वो इतना पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा? तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हटा दो भाई। तीसरा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ग्राफिकल है, अगर मैंने इक्वेशन बना दी मैं करूंगा, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, पहले मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया। वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन मेरे को मिल गया, लेकिन फॉर्मूला मेरे को पता था, बच्चों को पता होता है एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर और जीरो एरर वाला जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं किया, रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती थी। और फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था मैग्नेटिक का था, वो बहुत लेंथी दिख रहा है, वैसे भी दिखने में खतरनाक सा लग रहा है भाई। ये आप समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, और यही चीज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में मैं कराऊंगा पेपर जो जो मैंने किया, और आप कितने कर सकते थे, कितने मार्क्स आ सकते थे, और उतने मार्क्स करके क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, पहले समझ लो यार पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है, दोनों के लिए। तो मैंने उसकी शक्ल देख के उसको छोड़ा, मैंने कहा ना भाई ना, इसके साथ नहीं फंसने का। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब मैं आया भाई, ठीक है, फील आ गया कि 6 पे आया, लेकिन मैं ट्रस्ट में गाइस, जब 6th क्वेश्चन पे मैं आया तो इस क्वेश्चन में ना सिग्निफिकेंट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये सॉल्व ही करना था, ये इजी था। लेकिन इसमें भी फर्स्ट टाइम जब मैंने सॉल्व किया मेरे से गलती हुई। फर्स्ट टाइम जो 2 राउंड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ना, एक पहले राउंड में वो करो जो तुम्हें आते हैं, दूसरे राउंड में करो जो तुमसे पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन फील आ रहा होगा कि नहीं इसको मैं कर सकता हूं, दोबारा देखूंगा, तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो इससे मैं स्टार्ट करूंगा, और क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, ये आईआईटी एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पीवाईक्यू में आ चुका था, हालांकि मुझे पता था, लेकिन मैंने इसको टच नहीं किया। मेरे को पता है इसमें जो कैलकुलेशन जाती है, जो कॉन्सेप्ट जाते हैं, बहुत डेप्थ में जाते हैं भाई। फिर मैंने एंट्री ले ली थी भाई न्यूमेरिकल वैल्यू में। आई थिंक बच्चों को डर लगता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा था कि यार उसमें नेगेटिव का डर नहीं है, तो मैं उसमें ट्राई कर सकता हूँ, आंसर जो भी आएगा मेरा मैं उसमें ट्राई कर सकता हूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी, और जैसे ही मैंने देखा, इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद मैंने पेज को पलटा कि यार ऐसे पलट के देख लेते हैं, तो बैक साइड से देखते हैं। बैक साइड मेरे को मैचिंग मिली, और मैचिंग में तो फील ठीक टोटल आ गया। और जिस बच्चे ने पेपर 1 को देखा होगा उसने ईजी बोला होगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो मैचिंग की वजह से था, क्योंकि सारी की सारी मैचिंग बहुत ईजी। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं बताऊंगा किन क्वेश्चन पे फर्स्ट अटेम्प्ट में फंस गया था, सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने क्रैक किया। बाकी जब ऑफिशियल आंसर किया आईयूसी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सॉल्व तो अप्रोच तो समझ सकते हैं ना, मेथड तो सीख सकते हैं ना। एंड दिस इज द वे
जो बच्चों को समझना चाहिए यार, यही तरीका है ना। तो मैंने 4-5 मिनट में इतना आइडिया लगा लिया था कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, उसको अटैक करना है। देखो 1 घंटा भी बहुत ज्यादा होगा आपके लिए जब पेपर को अटेम्प्ट करोगे और हम पास भी करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 16 था ना बच्चों, इसमें पेपर में मैचिंग प्रॉब्लम था और उसमें बिल्कुल देखने में मिल रहा है पेपर को अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लैंग्वेज कम थी, डेटा डायरेक्ट यूज करने में आ रहा था। ये स्मार्टनेस ही तो दिखानी होती है वहां पे, डेटा याद है तो तुरंत क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसने बोला था कि ये भाई मैच करा लो, है ना। उसने बोला कि फंक्शनल डिपेंडेंट वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ एनर्जी ऑन द एटॉमिक नंबर बतानी थी। तो उसने बोला है एक रिलेशन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर किसके लिए होती है। तो भाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर किसके लिए होती है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम। आप सब बच्चों को पता है एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर होता है, और ये हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं उनका जो ट्रांजिशन हो रहा होता है उसी पे ई जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्ट मैच करा दो, कुछ नहीं करना था। और ये वैसी मैचिंग थी ना, 1-2 मैच कराओगे टिक 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 करते जाओ। तो पेपर वन इसलिए बच्चों को थोड़ा आसान लगा, ठीक है। अब देखेंगे, लेकिन देखेंगे हम, ठीक है। फिर दूसरे में भी फील आ रहा था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z-1 है। तो याद करो बच्चों, ये एक्सरे का केस होता है, तो तुरंत बच्चों को याद आ जाता है अगर उन्होंने पीवाईक्यूज करे होंगे, ठीक है। यानी इस केस में तो ये भाई एक्सरे का केस होता है। और कौन सी एक्सरे? 2 तरीके की होती है, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉन्टिन्यूअस का केस नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक का केस होता है भाई ये। तो आपने एक्सरेज को मानना था यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको मैच कराना था, यानी इसकी मैचिंग होनी थी फर्स्ट के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे पी जा रहा है बच्चों 5 के साथ और क्यू जा रहा था आपका फर्स्ट के साथ। उसके बाद आपको इस तरीके के 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन हटा दो, डी ऑप्शन हटा दो, तो 2 ही मिल गए। और 2 में से भी देखो कितना स्मार्ट काम है, जो बी ऑप्शन है उसमें क्यू 2 के साथ है जबकि क्यू 1 के साथ। आगे मैच कराना ही नहीं है, हो गया, आगे मैच कराना ही नहीं था भाई, यहीं से शुरुआत करूं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे 4 मार्क्स पक्के हो गए ना भाई। ऐसे समझना है आराम से, जैसे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सांस लो, गहरी सांस लो, मस्त तरीके से, फिर सोचो आगे। 4-4 नंबर बढ़ा के एक पेपर में 20 नंबर कर लो, 20 दूसरे पेपर में कर लो, 40 नंबर आगे। 40 अगर फिजिक्स में आगे, 40 केमिस्ट्री में आगे, 40 मैथमेटिक्स में आगे। कोई माइकल आपको एंट्री करने से आईआईटी में नहीं रोक सकता। किसी न किसी बढ़िया आईआईटी में आपको अच्छी डिसेंट सी ब्रांच मिल जाएगी। मतलब मेरा मेन मकसद है कि ब्रांच कौन सी है नहीं, लेकिन आईआईटी में एंट्री मिलेगी 100%। दिस इज द वे, राइट। तो बच्चों मैं करेक्ट तरीका बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किया, वो आपको सिखाऊंगा भाई कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, आराम से ढूंढेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट जो था ना भाई, नेक्स्ट जो मैचिंग थी उसमें ग्राफ थे अगेन। जैसे मैंने देखा भाई एलआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन ग्राफ बनाने हैं करंट वर्सेस तो बन सकता है ना। फिर मैंने एक मैचिंग और देखी, उसमें मेरे को ज्यादा फील आया है। मतलब इस मैचिंग पे भी मैं आऊंगा, डोंट वरी, इस पे भी आऊंगा। 3 मैचिंग थी देखो, इसमें ज्यादा फील आया कि मैं इसको ज्यादा फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसने बोला था कि कुछ डायपोल है और सारे के सारे आइडेंटिकल डायपोल है, तो उनके कुछ डायग्राम दे रखे हैं। जैसे पी में जो डायग्राम दे रखा है अगर आप देख पाएंगे, एक डायपोल मूवमेंट ये दे रखा है, एरो मतलब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, और पी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट है, पी सेम डायरेक्शन में है। तो उसने बोला इनके बीच में बिल्कुल एक एक्स पॉइंट है, तो बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सिस। रिजल्ट पता होगा, वैल्यू पता होगी, आराम से हो जाएगा, वेक्टर यूज कर लेंगे। तो अगर एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट इधर है और पॉइंट है, देखो पॉइंट इसके परपेंडिकुलर है, तो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट फील्ड होता है, इक्वेटोरियल का केस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। और इसका ऊपर है तो इसका भी डाउन ही जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। और भाई इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 2 याद करो के पी ओवर आर क्यूब होता था, अगर मैं उसकी डिस्टेंस आर मान लूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा ना भाई, यही बनेगा। और डाउन डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ जे कैप है, बस आपने मैच करा लेना है, आपने मैच करा लेना। पहले वाले का क्या बनेगा भाई, यही बनेगा, है ना। के की वैल्यू ओपन कर लो तो यही बन रहा है। वैसे तो डायरेक्शन देख के आप मैच करा दो, तो पी का 2 पे डायरेक्ट मैच हो गया था। एक और करा लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं भाई। अगर आप क्यू वाले में जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे फिर से एक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अप है, एक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है डाउन है। एक्स पॉइंट सेम ही है, देखो ये पॉइंट दोनों के लिए अभी भी परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट अप है तो फील्ड इसका अपोजिट होगा, इसका फील्ड इधर जाएगा, और इसका डाउन है तो इसका अप जाएगा, तो कैंसिल हो गया ना भाई। तो एक्स पॉइंट पे नेट फील्ड कितना आएगा, क्योंकि डायपोल तो सेम ही है, ठीक है। तो नेट फील्ड 0 आएगा, तो 0 पे मैच करा दो। तो क्यू का तो 1 हो गया। है कोई ऑप्शन, ए हटा दो, है ना। पी को तो भाई 2 पे मैच कराना है, तो 2 वाले 2 ही हैं, सी है और डी है। और उसमें भी Q1 दोनों मैच करे, तो एक और आगे जाना पड़ेगा आपको, एक स्टेप और आगे जाओ भाई, एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ये वाला एज इट इज रखा मोमेंट, लेकिन एक्स पॉइंट यहाँ एज इट इज, लेकिन यहाँ पे जो डायपोल है उसका डायरेक्शन इधर दे दिया, ये एक्सियल वाला नहीं बन जाएगा। देखो अगर ये वाला डायपोल मोमेंट इधर है और ये पॉइंट है तो परपेंडिकुलर है, तो इसका तो इसका अपोजिट इधर आएगा,
परफेक्ट। इसका किधर जाएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे किधर जाएगा, इसी की अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है तो भाई इसी की डायरेक्शन में जाएगा ना, इसी की डायरेक्शन में, तो नेट इनका इधर आएगा, है ना, दिस इज द नेट रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट भाई इधर जाएगा, ये आप देख लो। मतलब सर ये जो है ये माइनस जे में जा रहा है और ये प्लस आई कैप में, बस ये ढूंढ लो, ये ढूंढ लो। और एक चीज और ढूंढनी पड़ेगी, ये जो है ये इक्वेटोरियल वाला, इसका वैल्यू आता था के पी ओवर आर क्यूब, ऐसे आएगा। और जो एक्सियल वाला होता है उससे डबल होता था, तो एक्सियल वाले केस में भाई 2 के पी लेना है बस आर क्यूब, यानी आई कैप पे 2 टाइम्स आएगा। तो ये वाले ऑप्शन ढूंढ लो किसमें बन रहा है, जिसमें आई के साथ 2 आ रहा है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आर का 4 पे मैच करेगा, उसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। बस इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हो गया आपका आंसर। नहीं है फ्री के 4 नंबर, भाई 4 नंबर हो। भाई देखो ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे ने अगर ढंग से पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, अच्छे से मेहनत की होगी, बेसिक फंडे उसके आते हैं, सारी थ्योरी अप्लाई करनी आती है, सारे कंसेप्ट, वो इतने नंबर तो आ गए ना आपके। 8 नंबर, 8 नंबर का मतलब जनरल कैटेगरी हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपकी फिजिक्स की इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर हो चुकी है। अभी एक ही पेपर है, पेपर दूसरा भी है, ठीक है। 8 से 9 के आसपास ही जाने वाली है। पिछली बार आई थिंक 8 ही गई थी या 10 गई थी, ऐसा कुछ गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट मैचिंग पे, यानी 15 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था 14, है ना। देखो मैं वो बता रहा हूं जैसे जैसे मैंने अप्रोच किया है, जो बच्चों को अप्रोच करना चाहिए, है ना, यही मैटर करता है भाई, है ना। पहले एक बार आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लो, मतलब सब्जेक्ट वाइज कर लो, ओवरऑल कर लो, फिर उसके थिंक अबाउट कि मेरे को किस साइड में जाना है, फिर मैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, कर सकती हूं कि मेरे को और अच्छी ब्रांच मिले, बेटर आईआईटीज मिले, राइट। बट ड्रीम, इफ योर ड्रीम इज टू एंटर जस्ट इन आईआईटीज, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप इतना स्कोर कर लेना, इस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना, आप आईआईटी में एंटर कर जाओगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाली मैचिंग थी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एसी सोर्स है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे एक जो भी एलिमेंट होगा आप देख लो, एसी सोर्स है और इसका वोल्टेज दे रखा है, दिस इज 300 साइन ऑफ 400t। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन हो जाएगा, 4 नंबर चाहिए तो थोड़ा समय तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो जेड है ना, जेड ये इंपीडेंस होगा, है ना, कोई भी सर्किट होगा उसका इंपीडेंस होगा, सर्किट दे रखी है इसमें, तो एसी सोर्स है। फिर उसने पता क्या बोला, उसने बोला अगर हम ये मान ले लिस्ट 1 में कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो केवल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास 30 ओम, आप समझना बात को। तो अगर रेजिस्टेंस हो तो जेड की वैल्यू आर की इक्वल ही रहेगी, यहाँ तो 30 ओम ही रहेगी, ठीक है। और अगर ये एसी को सप्लाई कर रही है करंट, तो आर में जो करंट सप्लाई होती है एसी से, अगर ये रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज के उसमें ही रहती है सेम, यानी आई अगर मैं निकालूंगा आई नॉट फेज सेम रहेगा भाई ना, है ना, 400t रहेगा, क्योंकि जब एसी किसी रेजिस्टेंस में एंटर करती है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, राइट, दैट इज 0। सो आई नोट आप निकाल सकते हो। आई नोट कैसे निकालेंगे सर, आई नोट निकालने के लिए आपको वी नोट बाई आर चाहिए, और वी नोट कितना है भाई, ये रहा, है ना, पीक वैल्यू 300 बाई आर कितना है भाई, आर दैट इज 30। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज 10, है ना, 10 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज योर 10। आर की वैल्यू है ना भाई, हाँ तो ठीक है, तो यार 10 लिख लो, तो साइन ऑफ क्या 400 ऑफ टी, और यानी इसका जो ग्राफ है ना, ये तो पक्का बात है 0 से स्टार्ट होने वाला है ना, और इसकी जो पीक वैल्यू 10 के आसपास, यानी 10 ही होने वाली है, लेकिन इसमें फेज एंगल जो फेज डिफरेंस रहेगा वोल्टेज और करंट के बीच में तो 0 है। तो आपने ग्राफ बनाने थे, मतलब इन सब की मैचिंग ग्राफ के साथ मैच करा लेना था, तो भाई ढूंढ लो यार, ढूंढ लो ग्राफ क्या बनेगा, कौन सा ग्राफ है जो 0 स्टार्ट हो रहा है भाई, और उसकी जो रेंज है वो 10 तक जा रही है भाई। एक ही ग्राफ है, देखो पहले में 0 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन पीक वैल्यू 5 है, नहीं होगा। और दूसरा जो ग्राफ है वो 5 के आसपास से स्टार्ट होके 5 के नियर अबाउट है, राइट। तीसरा जो ग्राफ है बच्चों, अगर मैं बता दूं 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली साइन का अगर ये वाला ग्राफ बनाओगे आप, 0 से स्टार्ट होगा और पीक वैल्यू कहां पे देगा भाई, नियर बाई 10 देगा ना, अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये भाई आपका थर्ड में जा रहा है मेरे ख्याल से। और थर्ड वाले कितने हैं, पहले तो देखो एलिमिनेट ही कर दो, तो पहला वाला थर्ड है, सी वाला थर्ड है, बी और डी तो हटा दो, दो तो एलिमिनेट कर दो, हटा दो। तो यहां तक कोई दिक्कत, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत है भी नहीं है आपको, ठीक है। अब एक दो और मैच कराते हैं, है ना। दूसरा जो सर्किट है ना भाई, दूसरा पी क्यू, यानी इसमें आर एल सर्किट है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर एल, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 30 ओम गाइस, एंड दिस इज 100 मिली हेनरी। ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है, ओके। ये रेजिस्टेंस है और ये चूंकि एल की वैल्यू है तो इसका एक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज ओमेगा एल, और ओमेगा कितनी है देखिए, दैट इज 400t, तो 400 आ गई, एल आ गया 100 और 10⁻³ आएगा बच्चों। तो ये 2 to 4, तो आई थिंक दैट इज 40, दैट इज 40 ओम एक्सएल, और ये चूंकि आरएल सर्किट है तो उसका जेड निकालना होता है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे 900 1600 दैट इज 2500 दैट इज 50 ओम आ रहा है। तो इसका जो जेड आ रहा है ना इस सर्किट का, है ना, दिख गया ना आप लोगों को। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालेंगे आई नॉट साइन ऑफ, और यार समझ लो यार, बहुत बेसिक समझ लो, आरएल सर्किट है, करंट लैग बिहाइंड होती है भाई,
लैग बिहाइंड होती है वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज लीड करता है, तो हम लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव, हम लिखेंगे ओमेगा टी। तो एक चीज तो क्लियर है, ओमेगा टी माइनस फाइव लिखना है, और पीक वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट, वी नॉट कितना है भाई, वी नॉट 300 है, 300, और बाई जो नेट रेजिस्टेंस आया दैट इज 50, तो 50, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव बच्चों, ठीक है, और ओमेगा दे रखा है, मतलब वो लिख लो 400 ही रहेगा, वो तो फाइव निकाल सकते हो आप, फाइव निकाल लेंगे, क्योंकि यहां देखो पहले 6 है, तो 6 के आसपास कौन सा आंसर है, और ओमेगा टी माइनस फाइव है, लैग बिहाइंड है, इस बात को आप ध्यान दें, लैग बिहाइंड है भाई, इस बात को आप ध्यान दें। तो इसका जो आंसर देखने को आपको मिलेगा, अगर मैं इंटरेस्टिंगली एक चीज आपको बता दूं, पी का 3 दो ऑप्शन में है, और एक अब क्यू, अगर मैं आर को देखूं तो 2222 है, और अगर मैं एस को देखो तो 11 है, तो देखो ये भी बहुत स्मार्ट गेम होती है। उसने बोला जो एस की मैचिंग है वो 1 पे है, उसने बोला जो आर की मैचिंग है वो 2 पे है, तो यार दोनों में 2 है, तो उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, आर दोनों ऑप्शन में 2 है, एस 1 है, तो वो वही करेक्ट होने वाला है। सारा खेल हो रहा है क्यू के साथ, जो एक ऑप्शन है उसमें क्यू 5 के साथ कनेक्ट है, और एक ऑप्शन में 4 के साथ कनेक्ट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखो आप जरा, ये लैग बिहाइंड जाएगी, है ना, ये देख लो, ये वाली लैग बिहाइंड जाएगी, देख लो आप, यहाँ अगर ओमेगा टी को मैं 0 करूंगा तो साइन यहाँ नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव, नेगेटिव देख लो भाई, 0 से नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, पहले में 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में 0 से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और 5 के आसपास से जबकि 6 आ रहा है, और तीसरे में तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, चौथे में ना 0 से नीचे है, -10 -20, -20 इज द ह्यूज वैल्यू, जबकि हमारी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो उससे लास्ट वाले में देखो 0 to -5 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 के आसपास, और नेगेटिव में है, तो दैट मस्ट बी द वेरी एक्यूरेट आंसर। मतलब इससे रिलेटेड जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यही है ना भाई, यही वाला, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए इसकी मैचिंग, और यहीं से आपको अब कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P3 है, Q4 है, तो R2 है, S1 है, और दूसरे में भी R2 S1 है, तो भाई Q4 होगा ना, Q4 होगा ना ऑब्वियसली, ठीक है, Q4 नो Q5 होगा, Q5, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन है ना, लास्ट वाला है, यानी Q वाला 5 के साथ मैच करेगा, बस हो गया, सिंपल। आगे सॉल्व करना है तो करके देख लो, आगे जो आर है वो कौन सा है, LCR सर्किट, फिर 6 वाला भी क्या है, LCR सर्किट, उसमें भी जेड निकालो, उसमें भी करंट निकालो, और फिर देख लो कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपने मैच कराना है। तो ये स्मार्ट गेम था, तो 4 नंबर फ्री के है, इसमें मतलब गलत होने का चांस ही नहीं है भाई, आराम से देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैचिंग ने बचा लिया, तो 12 नंबर तो हो चुके हैं भाई, मैचिंग ने बचा लिया। अब मैं आपको वापस लेके आता हूं, तो जहां मैं सबसे पहले देख रहा था कि और कौन से मैं कर पाया था, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा मैंने गलत करा था, ये भी बताऊंगा, इन रियलिटी में आपको सब कुछ बताऊंगा, सो डोंट वरी। तो 3 मैचिंग हो गई, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। देखो भाई, अगर बच्चों मैं आपको लिटरली बोलूं, सबसे पहले वहीं आ जाता हूं मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अब तो सारे क्वेश्चन आपके इंटीजर वाले आ जाएंगे, और फिर मैं आपको सारी चीजें इसी तरीके से बताता चलूंगा, ठीक है। जहां मैं सबसे पहले फंस गया था, मतलब क्वेश्चन तो हो गया था, लेकिन लिटिल बिट डाउट था, तो दोबारा अटेम्प्ट किया, हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन 6 देखते हैं, दिस इज द रियलिटी गाइस, है ना भाई। यार एक चीज आप समझ लो बच्चों, देखो IIT गेम ही ऐसी है भाई, वहां पे नए क्वेश्चन बन के आते हैं हर पेपर में, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन पास्ट क्वेश्चन से ताल्लुकात रखेंगे एज इट इज, बट कुछ क्वेश्चन तो नए डिजाइन करते हैं ना भाई, वो नए डिजाइन करते हैं, आप समझो, मतलब उन पे अटैक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कुछ भी होगा। अगर आप देखो भाई, हर तरीके का बच्चा होता है, मैं तो एक मीडियम बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत तगड़े बच्चे भी होते हैं जो बचपन से तैयारी कर रहे हैं, या बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं जिनका बहुत क्रिएटिविटी वाला माइंड होता है, और बहुत क्विक वो एकदम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चीजों को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांग होते हैं हर तरीके से, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन डिजाइन करेंगे और वो क्वेश्चन से हमने बचना है, डाइवर्ट नहीं होना है, राइट। आपको अटैक करना है उन पे जो आपके रेंज में लाई कर रहे हो, उनको क्रैक करो। फिर अगर आपके पास समय है तो फिर अच्छे वाले जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे इनमें ट्राई करना चाहिए, तो उनको भी ट्राई करो यार, है ना, उनको भी देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप, 6 को देखो, ये तो हर बच्चे ने अटैक किया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन यहाँ सिली मिस्टेक क्या होती है देख लो। उसने बोला कि वॉल्यूम बताना है, एक स्ट्रिप है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस सब कुछ दे रखा है, तो वॉल्यूम तो हमें पता है L इंटू बी L इंटू एच होगा ना भाई, तो वॉल्यूम तो बच्चा तुरंत निकालेगा। लेंथ देखो भाई कितनी है, लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर में है भाई, ये 10⁻2 लिखूंगा भाई, ठीक है। और बी देख लो, बी कितना है 0.05 mm -3 लिखूंगा, और यहाँ पे आएगा 6 माइक्रो में है तो -6 लिख दूंगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें जरा, मल्टीप्लाई इन नंबर्स को देख लो, इसको, ठीक है, इसको देख लो आप,
और पहले चलो लिख लेते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे 105 लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, और इंटू इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², ये -5 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अब बच्चों आप क्या करेंगे 105 इंटू 6 इंटू दिस, तो 30 आ जाएगा, और ये हो गया दैट इज 11 एंड दैट इज 13 14, है ना, 13 हो गया ना भाई, 11 14 हो गया, ठीक है, और ये 0 हटा दो तो 13 हो जाएगा, तो 105 इंटू 3 आ गया, तो -13 आ जाएगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां तक तो करा ही है ना, लेकिन गलती कहां होती है देखो, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यार इजी क्वेश्चन है, तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या पता हो जाए, ऐसे ही मैंने भी किया, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो 1 3, यही आ रहा है, तो आई थिंक यही आ रहा है, हाँ, तो 10⁻13 आ गया बच्चों, तो यहां लिखेंगे 3.15 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, ठीक है, 0.2 इधर चला गया, तो दैट इज 11। अब देखो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, ठीक है, 3.15 आंसर है, 3.15 आंसर है, नहीं है भाई, तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट देखें, एक तो -11 है, एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी, मैंने आंसर भी कर लिया, इसको अप्रोक्सीमेट भी लिख दिया, देखो 3.2 लिख सकता हूं ना मैं इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, तो -11, यहां मैं फंस गया फिर से, क्यों, क्योंकि मैंने वो यूनिट चेक ही नहीं की भाई, उसने बोला वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप इन सेंटीमीटर क्यूब, पहली गलती मेरे से ये हो गई थी, तो मैं देख रहा था यार -5 पे कैसे आएगा, लेकिन आंसर तो मेरा मैच कर रहा है, ये दिक्कत क्या हुई, तो मैंने इतनी बस कैलकुलेशन लगाई, और इससे भी ज्यादा तगड़ी गलती मेरे से हुई विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे लगा यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने दोबारा कैलकुलेशन में वापस गया, ठीक है, फिर मैं सेकंड राउंड में फिर वापस आया। अब देखो पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट तो करो, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर ली है, तो आप देखो यहाँ पे अगर ये आएगा आंसर, तो अगर ये आंसर आएगा, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं अब, है ना, एज इट इज 3.15 लिखूंगा भाई मैं, एज इट इज, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है गाइस, तो हम लिखेंगे 1.5, अगर मेरे को इसको सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो 10⁻6 माइनस करना पड़ेगा, तो -6 तो यहाँ पे अलग कर दो, तो फिर यहाँ 5 बचेगी, यहाँ 10⁻6 कर देगी, ये हो गया। अब ये बचेगा आपके पास 3.15 गाइस 10⁻5, और ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये गलती है ना, यूनिट पे ध्यान देना भाई, क्योंकि यार देखो पेपर दे रहे हैं वहाँ पे एग्जाम में, तो वहाँ इस तरीके की सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, बच्चे को लगता है अरे ये तो जल्दी हो जाएगा, खटाखट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का भी आ गया केस। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो वैल्यूज दे रखी है ना लेंथ की, इन सबका सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लो भाई। देखो इसमें तीनों के तीनों काउंट हो गए, 1 2 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस वाले में देखो पॉइंट के बाद में ये जो होता है ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, दैट इज 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1। और एक चीज मैंने यहाँ गलत पुट किया, 6.0 है भाई, इसको आपको लिखना पड़ेगा। चलो वैसे तो ठीक है, 6.0 इंटू 10⁻6, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं, तो 1 2 ये भी 0 काउंट होगी इसके बाद, ठीक है, तो ये 2 होगा, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो अगर यह करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो आपने सबने पढ़ा होगा, लीस्ट वाला लेते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे भाई, सिग्निफिकेंट फिगर आपने लीस्ट वाला यूज करना है। तो लीस्ट किसमें है, 1 है, तो 1 तक ही आंसर देगा, मतलब ऐसा आंसर चूज करना है आपने जिसमें एक ही हो। एक किसमें है भाई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 इंटू 10⁻5, फिनिश। मतलब इसको सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट में आपने लेना है, तो इसको आपने 3 इंटू 10⁻5 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 ही चाहिए हमारे को, एक ही चाहिए, आप देख लो, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है भाई, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। देखो पहले में भी 2 हो गए, दूसरे में भी 2 3 हो गए, ठीक है, और तीसरे में भी वैसे 2 हो गए, और लास्ट वाला 1। तो ये भी छोटा क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट मान सकते हो एक तरीके से कि सिली मिस्टेक आपसे करा सकता है। तो सेकंड राउंड में ये क्लियर हुआ, अदरवाइज ये भी गलत होना था, और ये गलत होना था मतलब ये कौन से सेक्शन में है, -1 उड़ जाना था ना भाई, हाँ सिंगल वाले में है तो -1 उड़ जाना था, कि डबल वाले में है, देख लेना एक बार आप इसको, मोर देन 1 में तो नहीं है भाई, अगर गलत हुआ तो गए काम से पे, ठीक है, फिर तो गए काम से, है ना, -2 पे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो एंट्री हुई थी भाई, चलो भाई नेक्स्ट एंट्री, जिसमें प्यार आया था जिस क्वेश्चन को देख के, अरे ला इसको तो हम उड़ा ही देंगे, और लिटरली पहली बार जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर 1 आया, है ना। और जो मैंने अप्रोच किया, मैं वो एज इट इज अप्रोच बताऊंगा। हर इंसान का जब हम पढ़ते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, हमने डिफरेंट अप्रोच होते हैं, तो सबका अप्रोच होता है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया था, एक स्टूडेंट जो कर रहा है वो अलग अलग अप्रोच के साथ जाता है, हर बच्चा अलग अलग अप्रोच के साथ जाता है, वो मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि जो अप्रोच आपको आ रहा है उसको सॉल्व करो। अगर उससे करेक्ट नहीं बन रहा है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरा आंसर नहीं जा रहा है, दोबारा से ट्राई करो, आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों पे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व। तो बच्चों लिटरली ये क्वेश्चन जो था जल्दी मैंने सॉल्व किया, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो गया, लेकिन जब मेरा आंसर आया तो 1 आया भाई। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट, एक चीज तो हमने यहाँ पे मिस कर दी,
ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे हमने मिस कर दी। क्या उसने बोला? पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अवेइंग एक्सपेरिमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg, सपोज दैट द वेरिएशन ऑफ द हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड है, एलिवेटर यहाँ पे इस तरीके से, और मास एक पर्सन, ठीक है, और 50 kg एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है 50 kg का मास, ठीक है, ये वाला मास है, ठीक है भाई, ठीक है, 50 kg का विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg मास। तो ग्राउंड से इसकी हाइट, दैट इज वाई, ग्राउंड से, है ना, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पहली बार किया तो बस मैंने मान लिया कि भाई ऊपर को जा रहा है ना, ऊपर को ही जा रहा है। लेकिन जब दोबारा से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाया गया, क्योंकि डाउट तो हो जाता है, वन आंसर आ गया और सही भी लग रहा था कि यार वन ही आंसर, ऑब्वियसली सही भी लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वन होगा कि यार जो मैंने दोबारा किया तो टू होगा, आई एम नॉट श्योर, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैंने इसको सॉल्व जरूर किया। लेकिन अभी भी जब मैंने अपने मार्क्स इसमें देखे और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो मैं इसको एक्सक्लूड करके ही चल रहा हूँ, इंक्लूड करके नहीं चल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। मिलेंगे तो मेरे 4 नंबर है, नहीं मिलेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, जीरो है ना, है ना, जीरो है, ठीक है। तो चलो भाई, अब उसने ये हाइट दे रखी थी बच्चों, बस इससे फील आया, है ना, मैकेनिक्स इससे फील आ जाता है, साइन ऑफ 2 पाई, और दूसरा एलिवेटर का नाम सुनते ही लॉज ऑफ मोशन आ जाता है दिमाग में, ठीक है। और भाई अलग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो अप्रोच किया देखते ही क्वेश्चन को, मैं वो बता रहा हूं, पहले पढ़ लेते हैं। तो उसने बोला टाइम पीरियड दे रखा है उसका, ठीक है, उसने बोला वेरिएशन ऑफ द हाइट ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड उसका टाइम पीरियड दे रखा है, तो दैट इज 40 पाई सेकंड, इतना टाइम पीरियड है उसका, 40 पाई सेकंड, ठीक है। देन एंड टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, दैट इज 10, द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट। अपरेंट वाले कॉन्सेप्ट आएगा ना सबसे पहले दिमाग में, किसी भी इंसान के सबसे पहले यही आएगा ना, अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एलिवेटर ऊपर को जा रहा हो, बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअल वेट क्या होगा आप सबको पता है ना, उसका मास दे रखा है, तो एक्चुअल वेट होगा 50 g, ठीक है, यही होगा ना भाई एक्चुअल वेट। लेकिन आपको पता है अगर ये एलिवेटर अप जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना होता था, याद आया? जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है, ठीक है, यही किया था मैंने, ठीक है, यही किया था। और अगर वो डाउन जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना होगा भाई, जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा, यानी ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये मैक्स वैल्यू दे रहा है देखो, और ये मिन वैल्यू दे रहा है अगर देखा जाए, ठीक है भाई। तो आपको अपरेंट वेट कैसे निकालना होता है, ठीक है, आपको पता है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे ऊपर, अगर अप जा रहा है डाउन जा रहा है तो क्या इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ये अप जाने के लिए है। तो अगर हम इसका अपरेंट वेट निकालें, अपरेंट वेट निकालें, W1 मान लेता हूं, तो एम जी, ठीक है, एम जी, तो जी ये रहा और एम उसका एज इट इज रहेगा, तो जी माइनस ए आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वे जो मैंने किया। और फिर यहां से निकाल लेते तो W2, ठीक है भाई, W2। तो यहां से बच्चों आप जब निकालोगे तो दैट इज एम जी और प्लस ए। तो ये दो तरीके हैं, और मैंने कौन सा चूज किया था, केवल ये वाला, ये तो मैंने लिया ही नहीं, ये तो मैंने लिया ही नहीं भाई। जब मैंने इसके थ्रू सॉल्व किया और ए निकाला और वैल्यू पुट करी, मेरा आंसर बन गया, मेरा आंसर बन गया, और वो आया 1, वो आया 1, ध्यान से समझना। फिर यार आपको पता ही है, किसी न किसी क्वेश्चन में जब डाउट होता है तो दोबारा पढ़ना, दोबारा उसको ट्राई करना तो बनता है ना, जब डाउट थोड़ा बहुत मन में रह जाए, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ के पता चला इसमें ये नहीं बताया अप है डाउन है क्या है भाई, कुछ नहीं है। तो पहले इस पे अटैक करो, हाउ टू फाइंड ए के लिए ये रही इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन हो रहा है इसमें, एक तरीके से देख लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन हो रहा है हाइट का। तो भाई इसका वेरिएशन हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई ओवर डी टी, तो 8 बाहर ही रहेगा और इसका 0 हो जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 2 पाई टी बाई टी आएगा, और जब इसका करोगे तो 2 पाई बाई टी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, क्योंकि ये तो वेलोसिटी आई है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो 8 एज इट इज रहेगा और 2 पाई बाई टी भी एज इट इज रहेगा, और कॉस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा, 2 पाई बाई टी आएगा इंटू टी, और एक बार फिर से 2 पाई बाई टी बच्चों बाहर आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब ए जो आ रहा है देखो, माइनस ऑफ 8, और ये 2 to 4 हो गया, 4 इंटू पाई का स्क्वायर, बाई आया टी इंटू साइन ऑफ दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है, दैट इज द इंस्टेंट टाइम। हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए था, और क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए ना, फिर तो भाई ए की मैक्स वैल्यू चाहिए, ए की मैक्स वैल्यू चाहिए, तो साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, 1 पुट कर दो, बस ये बचेगा, तो -32, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 40 पाई, ये सही किया भाई मैंने, ये सही किया भाई, अभी तक देख लो, देख लो भाई, 45 दे रखी है आपको, ठीक है, वैल्यू दे रखी है 40 पाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दैट इज 40 पाई और इंटू 4 इंटू पाई का स्क्वायर, तो एक पाई हो गया, उड़ गया, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, और क्या कैंसिल हो सकता है, 4 कैंसिल हो गया भाई, तो -32 इंटू चेक करें भाई, ये हो गया आपके पास, यस सर, ये हो गया आपके पास, यस सर, नो प्रॉब्लम। तो पाई बच रहा है यार इसमें, पाई जब मैंने सॉल्व किया पाई तो नहीं था, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, इसका मतलब 10 है ना, इतना बन रहा है,
ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 प्लस दिस इज 2π/t, दिस इज 45 सेकेंड। तो एक बार देख लो, 8 प्लस कॉस, तो साइन का कॉस हो जाएगा 2πt/t आ जाएगा ना यार। टी की वैल्यू दे रखी है हमारे को, टी की ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नहीं 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 नहीं, टी के टर्म्स में ही है भाई, टी के टर्म्स में ही है, तो टी तो 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करके 2π/t बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर से उसका करेंगे, वो भी बाहर आ जाएगा। तो पाई का स्क्वायर बन रहा है यार, पाई का अगर स्क्वायर बन रहा है तो ए मैक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व की जाए, चेक करते हैं फिर से। मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट, ठीक है, उसने पूछा मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। देखा, इस तरीके से यहाँ पे फंसने वाली बात बन रही है अगर देखा जाए। ओ ओ ओ, देखो कितनी बड़ी गलती ये हुई है बच्चों, है ना, कितनी ज्यादा बड़ी गलती है। देखो मैंने पाई का तो स्क्वायर कर दिया भाई, टी भी तो मल्टीप्लाई होगा भाई, टी का भी तो स्क्वायर होगा भाई, क्या हो गया भाई, ये देखो है -32 इंटू 4 इंटू पाई का स्क्वायर यार, तो दैट इज 1600 इंटू पाई का स्क्वायर। पूरा उड़ाओ भाई इसको, ठीक है, इसको भी उड़ाया भाई, 2 आएगा, ठीक है। तो दैट इज 2 -2 इंटू 4 बचेगा भाई, 100 बचेगा भाई, इसको भी उड़ाओ, ठीक है। और 4 उड़ गया क्या, 4 नहीं, 4 तो था ही नहीं क्योंकि 32 हो गया था, तो 4 तो हटा ही दो, ठीक है। तो ये बचेगा 4 तो हटा ही दो, तो -1/50 आ रहा है, ठीक है। तो ए मैक्स की जो वैल्यू आ रही है -1/50 आ रही है भाई। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो दैट इज 1/50, इतना आ रहा है भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बच्चों ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब यहां पुट करोगे तो उसका एपरेंट वेट आपको आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेने का। तो यहां पे W1 आ जाएगा, वेट 50 दे रखा है, जी आप 10 ले लो, -1/50 ले लो, तो आप देखेंगे बच्चे 50 यहाँ पे आएगा, 50 - 1 दैट इज 49/50, और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज mg, तो दिस इज 49। अगर अपरेंट वेट की मैं बात करूं तो m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और 50 माइनस दिस 49 आ गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो W1 कितना बनेगा, mg-1, ठीक है। अपरेंट वेट n जो होता है वो mg-a, इतना बनेगा ना भाई, ठीक है। तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, 49 आ गया यार, ठीक है, 49 आ रहा है, ठीक है ना। और मास उसका कितना दे रखा था आपका, 50, तो टोटल कितना बनेगा, दैट इज 40 50 41, यानी इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा मास का, और उसने वेट का पूछा है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट का जो वेट है न्यूटन में अगर पूछा है तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी से मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों में, तो आप डिफरेंस देख लो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 50g - 49g, यानी 1 ही आ रहा है, देख लो, है ना, 1 ही आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो ये 1 ही बचेगा, देख लो इसमें, 500 - 499 1। तो ये वाला अप्रोच मैंने किया था, जो कि मेरे को लग नहीं रहा है ये सही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो होगा ऊपर डाउन सब कुछ जा रहा है। तो इसमें बोला है उसने मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट जो ऑब्जर्व किया गया, तो अप डाउन दोनों ही किए गए होंगे ना। तो हमने क्या करना है, इसको करेक्ट करने के लिए, है ना, अब शुरू में ये मिला फिर ये मिला, और आपको देखो इसमें g प्लस है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस मतलब mg प्लस ma, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, -mg, और ये हो जाएगा -ma, ठीक है, ये माइनस हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस भी तो होगा, ये होगा कैंसिल, तो 2ma आ गया बच्चों। और a मैक्स होना चाहिए ये, दिस इज योर a मैक्स, है ना, दिस इज योर a मैक्स। तो यहां पे रहेगा 2 इंटू मास, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन 1/50, तो भाई 2 आ रहा है, चेक करो, इससे डायरेक्ट आ रहा है 2। तो 1 आ रहा था पहले, अभी 2 आ रहा है, बाकी देख लेंगे क्या होगा, बट मैंने अप्रोच ऐसे किया था, मैं एज इट इज आपको बता रहा हूँ, है ना, एज इट इज आपको बता रहा हूँ। तो आंसर फाइनली दैट इज, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर कंसिडर कर ली जाए तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेरे ख्याल से माना जाएगा, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। बाकी भाई पता नहीं, देखो 1 भी आ रहा है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, अगर किसी बच्चे ने क्या होगा कॉमेंट करके बता देगा। तो ये मैंने डाउट में रखा है अभी तक अपने लिए, ठीक है, अपने लिए रखा है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि ज्यादा पहले अटेम्प्ट में मैं कंफ्यूज हो गया था, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने फटाक से किया, बस मैंने देखा, मैं थोड़ी देर बैठा और फिर मैंने देखा वो हो गया। आप भी कर लेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके रखते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह, ये फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन था, इसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, बट कैलकुलेशन तो अच्छी खासी थी, नो डाउट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ओके, पहले पढ़ लो, देखो, क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है सर, एक क्यूब है और यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो वो यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मान लो आप, ठीक है। ओके, कंटेन्स इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटॉन्स है इसमें, और नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हैं आपको 35 × 10⁻⁷, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है
जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं वो दैट इज 10^15 हर्ट्ज। ठीक है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इफ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इज वेव्ड एज द एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की एच न्यू, बहुत सारे हैं, एन से मल्टीप्लाई कर दिए। उसने बोला ये जो एनर्जी है इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये एनर्जी एवरेज एनर्जी होगी दैट इज कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन द सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है, अगर ई एम वेव मान ले, उनकी एनर्जी जो एवरेज होती है वो सबको याद आ गई होगी। ठीक है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, उसने मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे दिया है अल्फा 10⁻⁹ टेस्ला। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, अब बी नॉट की वैल्यू दे दी। ठीक है सर, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है, तो बताओ अल्फा क्या होगा। तो यहां पे जो आंसर हमने करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी देखें हम, तो क्या होती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे, ये एनर्जी डेंसिटी होती थी। ठीक है, वो बोल रहा है अगर यूनिट वॉल्यूम है तो यूनिट वॉल्यूम है तो ये वाली जो फोटोन की टोटल एनर्जी है वो इसकी एनर्जी के इक्वल होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चों, बी नॉट का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होती है इनटू उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो उसने यूनिट माना है। तो इसकी जो एनर्जी है ये वही एनर्जी है जो फोटोन की एनर्जी है जिसको इसके इक्वल माने, ऐसे बोला है उसने। तो ई यानी एन एच न्यू को हम बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट मान लेंगे क्योंकि यूनिट वॉल्यूम है। कूल है, बिल्कुल, बस ये करना था। अब आप बोलोगे सर आपने क्या गलती की थी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको सॉल्व किया। भाई मैंने सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन लास्ट में जाके एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन आ गई, कैलकुलेशन में करता रहा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया तो मैं वहां रुक गया। फिर मैंने लास्ट में देखा यार इस कैलकुलेशन को बाद में करूंगा, अप्रोच तो मैं सही कर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करो, हमें बी नोट चाहिए, कुछ भी करो, बी नोट चाहिए, बी नोट चाहिए, बी नोट चाहिए। तो भाई बी नोट का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 म्यू नॉट इंटू एन इंटू एच इंटू न्यू। तो देखो 2 म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, नहीं भी दे रखी तो पता है तुम्हें, तो दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, परफेक्ट है। इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, 35 इंटू 10⁻⁷, ये तो हो गया कैंसिल। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻15, बस यही चाहिए था। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट इफ नॉट गिवन तो आपको पता होना चाहिए, 6 इंटू 10⁻34, मेरे ख्याल से इतना है। तो ये जो कैंसिल हो सकता है वो कर लो, कर देते हैं भाई। ठीक है, तो बच्चों यहां से बी नॉट का स्क्वायर आएगा पाई 8 कर लो उसको, पाई की वैल्यू अपने मन से बहुत पुट करना, पहले देख लो, दे रखी है क्योंकि वो आंसर को आसान बनाना चाहेगा। ठीक है, इंटू 35 इंटू 10⁻15 है और ये 34 है। गॉट इट, दैट इज 15 34, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी कहीं और जीरो नहीं है। तो भाई ये यहां से कैंसिल कर लो आप। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, तो कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 6 भी एच के पास 6 है और 10⁻⁹ आपके पास बन जाएगा। ठीक है, 90 नहीं बनना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे। 7 से इसको कैंसिल कर लो, दैट इज 5। ठीक है भाई, 5 हो गया, 5 इंटू 6 दैट इज 30, 8 16 17 176। ठीक है, और ये आ गया 30। ठीक है, बिल्कुल, और ये 10⁻⁹, तो ये जीरो भी हटा दो तो 18 हो जाएगा। चलो आगे ही कर देता हूँ, 176 इंटू 3 इंटू 10⁻18 आ गया। कूल है, कूल है सर। अब यहाँ देख लो भाई जी, ठीक है, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 2 5 आएगा। ठीक है, नो 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 नॉट 5, 3 इंटू 7 21 22, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 और 5 इतना आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 522 मेरे ख्याल से आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेंगे। 8 दूनी 16 16 17 3 से 18, ओ क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज 8 है ना, 8, तो 10⁻⁻18। ठीक है भाई, इतना आ रहा है, किसके इक्वल है ये, दैट इज बी नॉट के स्क्वायर के इक्वल है भाई। तो भाई मैं यहाँ फंसा, देखो देखो देखो, वैसे फंसने वाली कोई बात ज्यादा थी नहीं, लेकिन मैं इसके रूट में फंस गया, और ये तो -9 बाहर आएगा जब इसका रूट लोगे, तो यहाँ पे मेरे को लगा कि यार ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था, मेरे को पता था हो जाएगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता था, मैंने स्टार बना दिया कि हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो दैट इज कितना आएगा भाई, देखो भाई अगर 25 लेंगे तो 625 हो जाएगा, 20 लेंगे 400, मतलब उससे ऊपर ही रहेगा, 20 से तो ऊपर ही रहेगा, तो लगभग निकल के आ रहा था 22। जब आप आराम से सॉल्व करोगे, क्योंकि यहीं पे बस थोड़ा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ना है, और बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में। 22.97 के आसपास मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए, जो मैंने 23 के अप्रोक्सीमेट माना था, लेकिन 0.2 डेसिमल तक आपको जाना पड़ेगा, लगभग इतना, और 10⁻⁹।
ठीक है, 10⁻⁹ और उसने दिया भी क्या है 9 तो ऑलरेडी था, ये तो बिल्कुल मैच कर गया। तो ये जो अल्फा है, अल्फा यहाँ पे 22.97 के आसपास आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज आराम से प्यार से कैलकुलेशन करनी थी, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई लोग, अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेता हूं मैं आपसे। तो जो मैंने छोड़े वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भाई ये क्वेश्चन था आपका हीट ट्रांसफर से, मैंने छोड़ दिया तुरंत ही, देख लो आप, शक्ल देख लो, वैसे तो स्क्रीन पे आपको मिल ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मुझे लगा कि कैलकुलेशन खतरनाक होगी तो मैंने नहीं किया, मुझे करना भी नहीं चाहिए। और इससे भी खतरनाक बताता हूं मैं आपको, इससे भी खतरनाक। ठीक है, चलो भाई, एक क्वेश्चन मैंने 10 छोड़ दिया, 11th देख लो, इससे भी खतरनाक है। इसकी तो शकल ही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो मेरे को लगा, एक थोड़ा सा तो लगा मेरे को उसका डायग्राम देखे कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से ताल्लुकात तो नहीं रखना, लेकिन ये बिल्कुल अलग हो गया। इसका तो पूरा रुतबा ही अलग चल रहा था। फिर उसमें कोई एक तरीके से सोर्स था जो लाइट इमिट कर रहा था, फिर वो अंदर ही अंदर जा रहा था, अनपोलराइज्ड लाइट थी, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर पता नहीं क्या क्या इसमें आ गया। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो मेरे मतलब अलग है ना, डिजाइन किया गया बहुत प्यार से, इसमें नहीं फंसना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, जो मैंने जैसे किया मैं वैसे बता रहा हूँ। फिर मेरे को पता था अभी यार कोई क्वेश्चन कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरी रेंज में होगा, मैं उसको जरूर करूंगा और मेरे को इतने मार्क्स जरूर मिलेंगे कि मैं आईआईटी के लिए क्वालिफाई 101% करूंगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन दिया, लेकिन जब मैं इसको पढ़ता गया मेरे को लग गया भाई इसको छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें फंसने वाली बात नहीं है, उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना ये हमें फंसा के रख देगा। अब आते हैं क्वेश्चन 13 को देख के पहले तो डर लगा कि यार ये क्या दे दिया भाई इसने, लेकिन कमाल की बात होती है, मॉडर्न फिजिक्स से आने वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हो जाते हैं, अगर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी आती है ना तो बन जाते हैं। ठीक है, ये कमाल की बात है, लेकिन देखने में डर लग रहा था शुरू में, फिर इसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि यार मॉडर्न फिजिक्स से जितने भी लास्ट कुछ सालों में कुछ क्वेश्चन को छोड़ के डिसेंट से क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब सॉल्व हो रहे थे वो। ठीक है, तो हमने इसको भी कंसिडर किया। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन n = 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। मान ली एक हाइड्रोजन लाइक एटम है और इसकी कोई ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, थर्ड ऑर्बिट है उसका दे दिया है, और विद एटॉमिक नंबर z, है ना, z का पता नहीं भाई, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, अ न्यूट्रॉन हैविंग थर्मल एनर्जी। ओ, उसने बोला था कि एक न्यूट्रॉन है जिसकी थर्मल एनर्जी दे रखी है E न्यूट्रॉन की, कितनी भाई, kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज T, हैज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे ये पढ़ा मजा आ गया, करेंगे भाई जरूर करेंगे। हैज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। हैज, न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो वही थी जो डी, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले भी आ चुका था, है ना, सेम टाइप से इस लैंग्वेज पे, तो वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल थी। तो न्यूट्रॉन की कैसे लिखोगे, उसकी एनर्जी दे रखे तो एनर्जी की फॉर्मेट लिख लो, तो H/P होता है, एनर्जी की फॉर्मेट 2mk होगा और k उसकी एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन की क्या लिखोगे, H ओवर, ठीक है, H ओवर क्या, mv लिखोगे। और चूंकि यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात नहीं करी है, तो mv लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बोहर मॉडल आपका के रिलेशन में कुछ बात करी गई है लास्ट में कि A0 इज द फर्स्ट बोहर रेडियस, तो वही वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन 15 के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ mv लिख दूं, r से ऊपर r से नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो ये देखो एंगुलर मोमेंटम बन गया। तो मैं इस वाली वैल्यू को लिख रहा हूं बच्चों, दैट इज HR बाई एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैंने ऐसे अप्रोच किया भाई। और L मेरे को पता है, L क्या होता है भाई, L होता है NH/2π। परफेक्ट है सर, बिल्कुल आराम से मैंने वैल्यू पुट करी। फिर मैंने देखा कि नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो यहां पे लिखा H और यहां लिखा √2mEn, ठीक है, और यहां पे आया मेरे पास HR, और R जो होती है वो बोहर रेडियस है, जिसको हम लिख सकते हैं R0 n² ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तुम्हारे को। ठीक है भाई, अब नीचे आप L लिखेंगे NH/2π। परफेक्ट सर, क्या H कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये वाला H हो रहा है कैंसिल, ये 2π जाएगा ऊपर और n की वैल्यू 1 हो जाएगी कैंसिल, तो यहां बचेगा अंडर रूट में बच्चों 2mEn। ठीक है, यहां पे आ जाएगा R0, और R0 को जो उसने बोहर रेडियस है A0 माना, तो पुट कर दो, तो उसने माना इसको A0, और n की वैल्यू उसने 3 है तो 3 बचेगी, क्योंकि n कैंसिल हो गया तो 3 बचेगी। और Z आइए, Z एटॉमिक नंबर नीचे आएगा, तो बस यही होगा, और 2π नीचे से ऊपर जाएगा, और नीचे आ जाएगा H और नीचे आएगा Z। पता है उसने क्या पूछा है, En की वैल्यू पुट कर देंगे। उसने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ, तो उसके एक्सप्रेशन में जो अल्फा है वो बताना है।
देखो निकाल लो। अब तो यहाँ फील आ रहा होगा आपको, देखो ई एन की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो पहले। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे इसका रूट हटेगा तो 1/2m आएगा, ठीक है भाई। और इधर क्या आएगा सर, इसका सब का कर दो भाई, 9 आएगा, ठीक है। स्क्वायर करो, देखो इन सारे फैक्टर का 9 9 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो व्हाट इज दैट 2 9 इंटू 4 36 बन रहा है, 36 बन रहा है, ठीक है। ए नोट का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है भाई, और पाई का भी स्क्वायर बन रहा है, और नीचे एच का भी स्क्वायर बन रहा है, और जेड का भी स्क्वायर। हमारे को चाहिए ये ई एन में क्या है, के बी टी है, ठीक है। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 2m इंटू के बी टी, और यहां पे आएगा 36 ए नोट का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर। आराम से करते जाओ, जस्ट लाइक डेरिवेशन, आप समझ लो कि डेरिवेशन कर रहे हो आप, बस सिंपल। अब टी को हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है भाई, टी को यहां लेके जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो टी आ जाएगा एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 36 इंटू 2 72 आ गया, और यहाँ एम के भी बचेगा, ए नोट का स्क्वायर और पाई स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही है, देख लो, जेड स्क्वायर एच स्क्वायर अल्फा पाई स्क्वायर ए नोट स्क्वायर, एम भी तो है, हाँ मास भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो यहाँ पे जो अल्फा की जगह वो आ रहा है 72, बस ये तो डायरेक्टली दिख गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब आराम से, शुरू में समझ नहीं आया लेकिन दोबारा पढ़ा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट करने वाली बात थी। तो 4 नंबर इसमें परफेक्ट है, मतलब इसमें कोई एरर वाली बात नहीं थी, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपको आई थिंक करा दिए क्या सारे, मैचिंग मैंने करा लिया भाई, मैचिंग मैंने करा लिया, जो मेरे से नहीं हुए मैंने सारे छोड़ दिया भाई, देख लो तुम्हारे सामने है बच्चों, ठीक है तुम्हारे। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, उसको मैंने एक बार नहीं 2-3 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार में तो बिल्कुल मेरा आंसर मैं गलत ही कर रहा था, फिर मेरे को लगा ये तो बनेगा नहीं यार, लेकिन जब दोबारा मैं वापस आया सारे क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि समय मेरे पास था, है ना, उस तरीके से समझ रहा हूँ मैं कि एक बच्चा इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है, तो लेट्स सी उसको भी ट्राई करते हैं, वो एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, जो ग्राफिकल क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ बनाना था, और बस इसमें रिस्क वाली बात थी, रिस्क वाली बात है, एक तरीके से इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना भाई, ये वाई एक्सिस है और इसको उसने जेड एक्सिस माना है और इसको एक्स एक्सिस माना है, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन में आप देख लो, उसने बोला कंडक्टिंग स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इनिशियली एक्स जेड प्लेन में है एंड लोअर एज हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ इसके, है ना, इसके अलोंग हिंज्ड है। तो शुरू में कैसा था, शुरू में ऐसे था, देखो शुरू में ऐसे दिख रहा है, ये जो डॉटेड डॉटेड है ना, ऐसे है शुरू में, ठीक है। आप समझना, आपको थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा। फिर पहले वो ऐसे था, मतलब ये वाला जो एक्सिस है ना, ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो यहां पे रखा है ऐसे स्क्वायर, तो उसका एरिया वेक्टर इधर को इस तरीके से, अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो इस तरीके से। अब उसने बोला इसको किसी एंगल से टिल्ड किया है, मतलब रोटेट करा दिया गया, और रोटेट कराने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे, है ना, रोटेट कराने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, और फिर ऐसे जाएगा, और फिर ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे आएगा, ऐसे मान लो आप, ठीक है, ये। तो दिस इज द सिचुएशन गाइस, दिस इज द सिचुएशन, स्क्वायर टाइप का। अब उसमें एक खास बात हो रहा है, आपने डायरेक्शन तो समझ ली, ठीक है। उसने बोला देयर इज ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट है ना, वो जेड डायरेक्शन में है, इधर को है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ध्यान से समझ लेंगे, है ना, जेड डायरेक्शन में है केवल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड ओके ओके, तो बी की वैल्यू दे दी है, बी नोट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स, बाकी हर जगह 0 है, लेकिन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, मतलब इस डायरेक्शन में अगर बात की जाए, ठीक है, x एक्सिस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, आप देख लेंगे भाई, यहाँ पे है ना, एट द टाइम t इक्वल टू 0 लूप स्टार्ट रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, लूप पहले ऐसे रखा हुआ था ना, ऐसे, ये वाला है आपका एक्स एक्सिस, और ये जो मार्कर मान लो आप अपना जेड एक्सिस, तो यहाँ लूप रखा है, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया हमने, रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। और द डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ठीक है ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को इग्नोर किया गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसने बोला जब इसको रोटेट किया, ये एंगल कितना दे रखा है, ओमेगा टी से रोटेट किया। एक चीज बताओ यार मेरे को, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो हर बच्चा सोच सकता है कि E इक्वल टू माइनस d∅dt होगा, फाई निकालना है, और फाई होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि रोटेशन हो, सीधी सी बात है, बी इसी रीजन में है, ध्यान से समझना। अब ये जो थीटा है ये क्या है भाई, ये थीटा कैसे लेंगे, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी भी वेरिएबल है भाई, आप समझ लो, बी की वैल्यू बच्चों दे रखी है बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी,
और मैंने पहले यही गलती की थी, इस थीटा पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दोबारा देखा भाई रोटेशन चल रहा है तो ये ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये a आ गया इनटू cos ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या ले, रोटेट करने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा बताने की। देखो भाई बच्चों, इनसे ध्यान से समझना आपने, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस है ये वाली है, ये दिस वाली द जेड एक्सिस, ठीक है। और ये वाली क्या है भाई, ये आपकी है एक्स एक्सिस, इसको आप समझो। तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना था कि एक्स जेड प्लेन में ये स्क्वायर लूप ऐसे रखा है इनिशियली, है ना, ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर इधर इधर है ना, इस तरीके से। लेकिन उसने बोला अगर मैं इसको जेड ये है और इसको ऐसे टिल्ड कर दूं, देखो ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा। अभी देखो बिल्कुल ऐसे है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल ऐसे, और ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर है ना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसे टिल्ड कर दूंगा तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा और बी इधर है, तो उसके साथ एंगल लेना है, उसके साथ एंगल लेना है भाई। मतलब आपको यहां समझना पड़ेगा, इनिशियली अगर एंगल देखा जाए ये रोटेट ना करे, इसके विच 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। लेकिन अब इसका जो डायरेक्शन वेक्टर रहेगा, उसने बोला है इसमें क्वेश्चन में, उसने बोला है कि विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, लोअर एज जो है हिंज्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो उसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी अब इधर को रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से किसी एंगल पे रोटेट कर गया भाई। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इधर ही रहेगा, देखो इसी डायरेक्शन में है। तो यहीं पे देख लो इसकी लोअर एज पे ये रहा, बी की वैल्यू तो यही है। तो आपको तो ये एंगल चाहिए ना भाई, इसके और इस एक्सिस के बीच में 90 है, और ये एंगल कितना बनेगा जो रोटेट कर गया, ये वाला थीटा, यानी एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो यही होगा ना एंगल। तो थीटा एंगल होगा ये टोटल 90, दिस इज ओमेगा टी, तो 90 माइनस ओमेगा टी, इस पे ख्याल रखना था बस, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। एंड दैट इज बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ए को ना बाहर निकाल लो, अगर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ए कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 90 माइनस ओमेगा टी, और ये साइन थीटा हो गया बच्चों। तो बी नॉट ए कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ दिस इज द सेम एंगल है, दो फंक्शन है तो उसको साइन टू थीटा बना लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बी नॉट ए बाई 2 आ जाएगा, और ये साइन ऑफ 2 ओमेगा टी आ जाएगा। ये एक बेहतरीन सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इस पे ट्राई किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक चीज तो यहां से क्लियर है कि फाई आ गया, लेकिन हमारे को तो ये चाहिए माइनस डिफरेंशिएट करना है, बी नॉट ए बाई 2 आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो दैट इज 2 ओमेगा टी, और बाहर 2 ओमेगा भी आएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस बी नॉट ए ओमेगा आ गया, और cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी आ गया। देखो भाई ये cos का फंक्शन है और माइनस है, तो ग्राफ तो पक्का नेगेटिव से स्टार्ट होगा। cos का फंक्शन है और माइनस है, ग्राफ तो पक्का नेगेटिव से जाएगा, यानी पहले में नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यही होगा ये पता नहीं है, तो यहां के बाद ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, पर पता नहीं है। सेकंड ऑप्शन में 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको तो हटा ही दो, 0 से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो नेगेटिव, ये इसकी पीक वैल्यू है नेगेटिव में, ठीक है, तो उसको तो हटा दो, कॉस का ग्राफ है, वैसे वो 0 से स्टार्ट होके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन में भी भाई नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है इस तरीके से स्टार्ट, क्या ये करेक्ट हो पाएगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। फोर्थ भी हटा दो, 2 तो हटा ही दो। अब आपको एक चीज चेक करना पड़ेगा बच्चों, अगर आप पहले वाले ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, पहले ग्राफ का साइकिल कहां कंप्लीट हो रहा है भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और कहां पे कट कर रहा है ये इसका पूरा साइकिल, ये हाफ, ये देखो, तो एक साइकिल यहां से कंप्लीट हो, टाइम पीरियड देख लो उसका कितना है, टाइम पीरियड दे रखा है पाई बाई ओमेगा, और ये 2 सही हो सकते हैं। इसका कहां पे है, ये कहां पे पूरा अपना साइकिल बना रहा है, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि 2 ओमेगा टी है और टी का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो डबल है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, याद करो, टाइम पीरियड निकालते थे 2 पाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी, यानी 2 ओमेगा, ये कैंसिल, यानी पाई बाई ओमेगा, यानी इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा ना अपनी साइकिल को रिपीट करने का, पाई बाई ओमेगा। तो ये साइकिल यहां से कंप्लीट होके अगर पाई बाई ओमेगा है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। उसके बाद देख लो, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल के ये ऐसे है, अभी ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, तो देखो बिल्कुल ऐसे होते ही है ना, आप समझ ना, बिल्कुल इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बिल्कुल ये पहले यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा बच्चों, और उसके बाद फिर इस रीजन में आ जाएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक इसने 0 दिखाया है, और उसके बाद फिर से ये अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है। तो ये वाले रीजन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला रीजन, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट है ना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो टैकल किए, ठीक है, आप देख लो, आपके सामने है सारी चीजें, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा समय भी लिया, लेकिन 1 घंटे में मैंने अटेम्प्ट किया, तो जितने मेरे से हुए मैंने किए, और मैंने क्वेश्चन कितने छोड़े वो देख लो। अब आप क्वेश्चन छोड़ा मैंने 1, क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने 2, दोबारा मैंने ट्राई किया सेकंड क्वेश्चन को, कोलिजन वाले को, लेकिन बात नहीं बनी, बहुत लंबी जा रहा था, तो 2 को भी मैंने हटाया,
और क्वेश्चन 3 मैंने लास्ट में ट्राई किया था। रिजल्ट आपके सामने में भी ये ही बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली, इसमें मैं कोई शक नहीं रखूंगा। क्वेश्चन 4 पे मेरे पे फील आ रहा था कि यार मैं इसको कर लेता हूँ, मेजरमेंट वैल्यू ऑफ डी, क्योंकि डायमीटर निकालना है, लेकिन मैंने यार रीडिंग की वजह से इसमें रिस्क नहीं लिया। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए गाइस, 5वां क्वेश्चन 4 हो गए, 4 और 7वां क्वेश्चन दैट इज 5 क्वेश्चन हो गए, 5 5 5 5 5 और 10 6 11 7 और 12 8 8 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल भी फिर नहीं किए। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई 16। तो 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए आपके सामने। अब देखते हैं कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा मकसद सॉल्यूशन बताना नहीं है। सॉल्यूशन होता तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाता ना भाई, आराम से आता ना भाई। देखो जितने नहीं हुए नहीं हुए, जितने हुए हुए। और इसमें से भी अगर कोई नेगेटिव हो रहा है, या फर्स्ट टाइम जो मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया ना पेपर, अगर फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया था और मेरे नेगेटिव चले भी जाएंगे, तो कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं? 4 नंबर के कौन से हैं भाई? 4 नंबर के बता देता हूं मैं आपको, है ना। देखो इसी तरीके से आपको समझनी पड़ेगी चीजें। तो पहला जो तीसरा क्वेश्चन है वो 3 नंबर का, अगर मेरा गलत होता है ये, चलो ये नहीं होगा वैसे, तो 3 नंबर का है। और सिग्निफिकेंट फिगर वाला वो भी 3 या 4 नंबर का ऐसे कुछ है। तो जो इंटीजर वाले हैं उसमें तो नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं है। तो 4 नंबर 8 नंबर, नहीं एक मैं हटा देता हूँ वो, है ना, वो वाला एलिवेटर वाला मैं अभी हटा के चल रहा हूँ भाई। अगर वो मेरे से गलत हुआ तो गलत ही हुआ भाई, ये समझ के चलो आप, ठीक है। तो 4 दूनी 8 या 12, 12 और 4, 12 4 16, 16 और मैचिंग तो मेरी 100% करंट होंगी। 16 4 या 12, तो 16 और 12, तो भाई ये 28। भाई जैसे मैंने पेपर 2 में इतना स्कोर किया था, लेकिन वहां पे नेगेटिव होने के मेरे काफी चांस थे कि वहां हो जाएंगे, मतलब उस तरीके का सिचुएशन है वहां पे। तो वहां पे 20 या 24 नंबर में मान के चल रहा हूँ, या 22 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 28 नंबर में मान के चल रहा हूँ। तो लगभग लगभग कितना बन गया भाई? 8 2 10 4 5 50 नंबर आराम से बच्चा करेगा। अगर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट उसने दोबारा से, उसके पास समय नहीं बचा, तो इस पेपर में दोनों पेपर को मिला के आप फिर भी भाई 40+ मार्क्स कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट स्कोर। ये अच्छा स्कोर है अकॉर्डिंग टू पेपर सिचुएशन, ठीक है। अच्छा स्कोर। और जो नहीं थे वो नहीं किए तो नहीं किए, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लालच में आओगे तो नेगेटिव में जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे तो जो आने थे वो भी नहीं होंगे। दिस इज द मैथड। आप समझो मेरी बात, मैं क्या चाहता हूं, आप क्या सीखो, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब नीट का जो पेपर आया था, अगर मैं बात करूं, वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो सारे बच्चे अटेम्प्ट, मेथड ऑफ अटेम्प्ट में फंस गए, टाइम कहीं और इन्वेस्ट हो गया, पेपर छूट गया, जो होने थे वो भी नहीं हुए। तो आपको ये सीखना है भविष्य में, फ्यूचर में आपने अवेयर रहना है कि आईआईटी जैसे पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन हर सेट में होंगे। पेपर 1 में, पेपर 2 में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो, जो बच्चा कर सकता है यार, वो इतने बेवकूफ लोग नहीं है, ठीक है। उन्होंने पेपर इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आएंगे, हम यहाँ देखना चाहेंगे कि वो अपना टाइम को बैलेंस कैसे करते हैं, वो मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं। सारे फैक्टर मैटर करते हैं यार। जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप दिखाने के चक्कर में उसके पीछे पड़ गया और वो आपसे नहीं हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर सब कुछ फिनिश है। तो उसको इंटेलिजेंस नहीं बोला जाता है। जो डिफिकल्ट लग रहा है इग्नोर करो, आगे बढ़ो। जो आपसे टैकल नहीं हो रहा है इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ढूंढो आप किसको कर सकते हो। यही कॉम्पिटिशन होता है, यही सब कुछ है, इसलिए पेपर होते हैं, यही आपका एग्जाम है। जो ब्रिलियंट माइंड है वो उनको भी सॉल्व करेंगे, जो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं तो भाई वो भी तो होंगे ना। ऐसे भी तो लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, होने भी चाहिए ना भाई। लेकिन आपने अपनी सिलेक्शन लेनी है, आईआईटी में जाना है, ठीक है। तो बच्चों यार ये है मेरा मेन मुद्दा, और मैं हमेशा फोकस करता हूं कि आप पीवाई क्यूज पे फोकस करो, आईआईटी के पीवाई क्यूज करो, जितने ज्यादा कर सकते हो, जितनी ज्यादा बार कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छी सी बुक ले लो, उसको सॉल्व करो, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एप्लीकेशन करना सीखो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब बच्चों को जिन्होंने पेपर दिया था। जो भी जैसा रहा होगा आपने चेक करा लिया होगा, आप चेक कर लेंगे, ठीक है, जितना भी होगा, ठीक है। जो फ्रेशर थे उनके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। जिन्होंने रिपीट किया था, रिपीट इन द सेंस जिन्होंने 1 ईयर ड्रॉप लिया था, तो भाई उसके अकॉर्डिंग आप सबको अपनी सिचुएशन बच्चों पता होगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी आपने पेपर किया उसके अकॉर्डिंग आपका एक अच्छा स्कोर बन जाए और एक अच्छा मार्क्स आप वहां पे लाके अपने आईआईटी में एंट्री ले सको, ठीक है। अब बच्चों इस पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, तो कट ऑफ जैसे लास्ट ईयर जनरल में 109 गई थी आई थिंक, तो उससे कम ही रह सकती है मेरे ख्याल से। 100+ समथिंग में रहेगी, लेकिन इतनी तो ज्यादा नहीं जाएगी कि 109 तक जाए, तो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। क्योंकि मैथमेटिक्स भी काफी लेंथी था भाई, इसमें कोई शक नहीं। और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, हमने इतने किए हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो आपको 50 पे नहीं रुक सकते आप, आपको यहाँ पे 70 60 80 ऐसे स्कोर करना पड़ेगा, जो बहुत
पहले से बच्चे तैयारी करके रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक डिसेंट सा बच्चा है, उसको पता है मैंने इतनी तैयारी की तो उसके इतने मार्क्स है, तो बहुत मार्क्स है भाई। केमिस्ट्री में भी इतने कर लोगे, फिर मैथमेटिक्स में 30-40 नंबर ले आओगे ना भाई, तब भी आप एक बेहतरीन सी ब्रांच में, बेहतरीन से कॉलेज में एंटर कर जाओगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।